नमो नमः। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि संस्कृत ज्ञान सागर चैनल पर हम एक कक्षा अपलोड कर चुके हैं, आज 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए दूसरी कक्षा हम अपलोड करने जा रहे हैं। 10वीं जो बोर्ड है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। बच्चों को ये पढ़ने में कठिन लगता है, लेकिन अगर इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो एक बहुत ही आसान प्रकरण है। और ये ऐसा प्रकरण है जो बच्चों के आगे कंपटीशन तक भी काम आता है। हिंदी में अगर आए तो हिंदी में भी ये काम आता है। आज हम जो प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, संधि प्रकरण। संधि प्रकरण बोर्ड 10वीं बोर्ड कक्षा में ये जो प्रकरण है, परीक्षा में 4 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। 4 अंकों के प्रश्नों में जो प्रश्न होंगे वो संधि युक्त पद से संधि विच्छेद और संधि विच्छेद युक्त पद से संधि युक्त पद बनाना, ये इस प्रकार के वहां प्रश्न होंगे। और आज हम इसको अध्ययन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इसको अध्ययन करने के पश्चात आप जो परीक्षा में 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनको बड़े आसानी से और हंसते हुए आप हल कर दोगे। चलिए हम पढ़ते हैं आज संधि। देखिए संधि शब्द जो है ये सम उपसर्ग दुधाएं धातु है, परंतु इसमें इत संज्ञा लोप होने के पश्चात सिर्फ अपने पास धा धातु शेष रहती है। तो इसमें सम उपसर्ग, धा धातु तथा की प्रत्यय इसके योग से शब्द बनता है संधि शब्द। यहां पर देखिए जो की प्रत्यय है, की प्रत्यय से जो संधि शब्द बना है, इस संधि शब्द का की प्रत्यय से निर्मित होने के कारण संस्कृत में जो संधि शब्द होता है वो नित्य पुल्लिंग शब्द होता है। आगे हम देखें इसकी परिभाषा देखें तो संस्कृत में जो संज्ञा प्रकरण है उसमें सूत्र आता है कि परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात सन्निकर्ष अत्यधिक निकट। जब 2 वर्ण अत्यधिक निकट आते हैं, तो जब 2 वर्ण अत्यधिक निकट आते हैं तो उनकी संहिता संज्ञा होती है। अर्थात संधि कार्य करने के लिए वर्णों का अत्यधिक निकट होना आवश्यक है। अब बात करें हम तो परिभाषा की, तो 2 वर्णों के अत्यधिक निकट आने से, जब 2 वर्ण अत्यधिक निकट आएंगे तो परस्पर मेल होने पर, जब उनमें परस्पर मेल होगा तो मेल को हम संधि नहीं कहेंगे। कई बार विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि 2 वर्णों के अत्यधिक या परस्पर मेल को संधि कहते हैं, तो मेल को संधि नहीं कहते हैं। उनसे मेल होने से किसी वर्ण में कोई विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न हो तो उसे संधि कहते हैं। अर्थात हम कहें कि यदि हम 2 रस्सियों को मिला रहे हैं तो ये जो 2 रस्सियां मिलेगी ये मेल है, ये संधि नहीं है। परंतु यदि हम इनमें जो गांठ लगाएंगे, इनमें जो दोनों रस्सियों में जो गांठ लगी तो वो गांठ संधि है, न कि इनका मेल संधि है। या हम कहें कि जैसे कोई 2 बाइक्स का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के पश्चात वो दोनों जो मिली वो संधि नहीं है, लेकिन उनमें जो टूट फूट हुई, कुछ उसमें टूटा और उसकी जगह जो नया लगा, वो जो नया लगा वो संधि है। कहने का मतलब है 2 वर्णों के मेल होने पर विकार जो हुआ वो विकार ही संधि है। देखें तो 2 वर्णों के अत्यधिक निकट आने से परस्पर मेल होने पर यदि उनमें से किसी वर्ण में कोई विकार परिवर्तन हो तो उसे हम संधि कहते हैं। देखिए, परंतु वर्णों के मेल से यदि विकार उत्पन्न नहीं होता है तो फिर हम उसे संधि नहीं कहेंगे, मात्र संयोग कहेंगे, उसे हम संधि नहीं कहेंगे। देखिए अब बात आती है कि संधि के भेद कितने हैं। तो संधि के जो भेद हैं, यदि हम कहें कि भट्टोजी दीक्षित जिन्होंने एक पुस्तक जो लिखी व्याकरण की, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, तो उन्होंने जो संधि के भेद बताए, उन्होंने संधि के निम्न 5 भेद बताए। उनके अनुसार जो संधि है वो अच संधि यानी कि स्वर संधि, हल संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि, ये 5 भेद उन्होंने बताए। परंतु जब हम अध्ययन करते हैं सामान्यतः देखें, परंतु जो है वरदराज आचार्य जिन्होंने पुस्तक लिखी लघु सिद्धांत कौमुदी जो व्याकरण की प्रारंभिक पुस्तक मानी जाती है, और अगर व्याकरण का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करना चाहिए। उसी लघु सिद्धांत कौमुदी के जो राइटर वरदराज आचार्य जी हैं, उन्होंने 5 जो भेद थे, उन 5 भेदों को क्या किया कि जो प्रकृति भाव है, तो प्रकृति भाव संधि में स्वरों का ही संयोग होता है, तो उस स्वरों का संयोग होने के कारण प्रकृति भाव संधि को अच संधि के अंतर्गत रखा, तथा स्वादि संधि जो है इसको विसर्ग संधि के अंतर्गत रखा। और इसमें रख करके और उन्होंने संधि के सामान्यतया 3 भेद बताए। 3 भेद जिनमें बात करें, पहला अच यानी कि स्वर संधि, दूसरा हल व्यंजन संधि और तीसरा आपके विसर्ग संधि। यहां पर 3 संधियां हैं, परंतु आपके 10वीं कक्षा में इनमें से मात्र
दो संधियां ही आपके पाठ्यक्रम में हैं और उन दो संधियों से संबंधित ही प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें हम कहें हल संधि, व्यंजन संधि और इसके अलावा विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है वो 10वीं बोर्ड परीक्षा में आपके पाठ्यक्रम में नहीं है और पेपर में वो आपसे पूछी भी नहीं जाएगी। हाँ, स्वर संधि का नॉर्मल ज्ञान होना आपको आवश्यक है, परंतु हम 10वीं बोर्ड कक्षा को ध्यान में रखते हुए ये क्लास बना रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। तो हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम हल संधि और विसर्ग संधि, इसका हम अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं 10वीं पाठ्यक्रम अनुसार। देखिए, हमारे सिलेबस में दो संधियां हैं, एक तो हल व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। लेकिन हल संधि के अंतर्गत भी जो संधियां हमारे हैं और व्यंजन संधि के अंतर्गत भी कौन कौन सी संधि है। बात करें हल संधि की, तो हल संधि के अंतर्गत हमारे 10वीं के पाठ्यक्रम में स्तुतु संधि, स्तुतु संधि, रसत्तु संधि, चरतु संधि और अनुस्वार संधि। इसी प्रकार विसर्ग जो संधि है, विसर्ग संधि में आपके विसर्ग लोप संधि, विसर्ग उतु संधि, विसर्ग ऋतु संधि तथा विसर्ग सत्व संधि, ये संधियां हमारे 10वीं के पाठ्यक्रम में इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न मैंने कहा दो प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेंगे, या तो संधि विच्छेद देकर के संधि युक्त पद पूछा जाएगा या संधि युक्त शब्द देकर के और आपसे संधि विच्छेद करवाया जाएगा। देखिए, अब इधर बात करें, हम चले सबसे पहले हल संधि या व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की जो पहली संधि है स्तुत्व संधि। स्तुतु संधि, स्तुतु संधि स्तौ इश्चु नाश्चु, स्तौ स्तौ श या त वर्ग, स या त वर्ग, स्तौ इश्चु नाश्चु। देखिए, इसको हम समझें कि स दंतेश अथवा त वर्ग, त वर्ग में त थ द ध न, पांचों वर्ण इसमें शामिल होंगे, त थ द ध न का मेल यदि तालव्य श अथवा च वर्ग, च छ ज झ ये, च छ ज झ ये पांच वर्ण से यदि हो तो जो दंतेश है, दंतेश के स्थान पर मूर्धन्य श होगा, दंतेश के स्थान पर तालव्य श होगा तथा त वर्ग के स्थान पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब यदि पहला वर्ण है तो उसको पहला वर्ण आदेश होगा, द्वितीय वर्ण है तो द्वितीय होगा, तृतीय है तो तृतीय होगा, चतुर्थ है तो चतुर्थ होगा और पंचम है तो पंचम ही आदेश होगा। इस प्रकार हम कहें कि त वर्ग के स्थान पर जो है च वर्ग क्रमशः जो है आदेश हो जाता है। आदेश अर्थात जो पहले से कोई वर्ण वहां पर विराजमान है उसको हटा करके और उसको वहां से हटाकर यदि कोई दूसरा वर्ण वहां पर बैठता है तो उसको बोलते हैं आदेश। ये दो चीजें होती है, एक तो आदेश और आगम। जब कंपटीशन में आप जाओगे तो इन चीजों को जानोगे। आदेश और आगम, आगम होता है कि कोई वर्ण पहले से वहां पर बैठा हुआ है और वो दूसरा वर्ण वहां आएगा और उसके पास बैठ जाएगा, उसको हटाएगा नहीं। परंतु आदेश होगा पहले से जो वर्ण है उसको वो हटाएगा और उसके स्थान पर वो बैठ जाता है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर जो त वर्ग के वर्ण हैं या जो दंते शकार है इसको हटा करके तालव्य शकार आ जाएगा, या फिर हम कहें च वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाएगा। त वर्ग के स्थान पर जो च वर्ग आदेश होगा वो क्रमशः होगा। यदि हम इसे सामान्य इसमें समझें तो देखिए श अथवा त वर्ग त थ द ध न के बाद यदि श अथवा तालव्य श या च छ ज झ ये इनमें से कोई भी आ रहा हो तो क्रमशः दंते शकार को तालव्य शकार होगा तथा त को च होगा, थ के स्थान पर छ होगा, द के स्थान पर ज होगा, ध के स्थान पर झ होगा और न के स्थान पर ये होगा। इसको समझने के लिए हम यहाँ कुछ उदाहरण है और इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, जैसे पहला उदाहरण है सत प्लस चित। उदाहरण यदि वो संधि विच्छेद देता है और आपसे पूछता है कि भाई संधि युक्त पद बनाइए, तो आपको विशेष ध्यान देना है कि कौन सा वर्ण हमें चेंज करना है। तो ध्यान रहे परिवर्तन हमें दंते शकार और त वर्ग में ही करना है। तो हमें इसमें ढूंढना है कि दंते शकार और त वर्ग आगे है या पीछे है। जिधर भी वो होगा परिवर्तन उसी में होगा। तो सबसे पहले देखें, यहां पर सत आगे त वर्ग है, पीछे च वर्ग है, तो इसका मतलब अब त वर्ग परिवर्तन किसमें होगा, त वर्ग। त देखिए, त जो वर्ण है ये प्रथम वर्ण है, तो यहां पर पीछे से कोई इफेक्ट नहीं कि आप पीछे के जैसा बना दें, पीछे के जैसा नहीं बनेगा। सिर्फ हम कहें कि इसका प्रभाव इसी से पड़ेगा कि ये त कौन से वर्ण है, पहला वर्ण है तो ये च वर्ग के प्रथम वर्ण में ही बदलेगा। यानी कि त प्रथम वर्ण है तो ये च वर्ग का प्रथम वर्ण च में बदलेगा और हमारे पास जो शब्द बनेगा वो बनेगा सच्चित।
च में बदल जाएगा, त किस में बदला, च में। इसी प्रकार दूसरे में देखें सद प्लस जन, यहां पर द है, द त वर्ग में देखें यदि तो त वर्ग में द जो है वो तीसरे स्थान पर है, तो च वर्ग का भी तीसरा वर्ण ही आदेश होगा और तीसरा वर्ण है ज। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये स द के स्थान पर होगा ज। देखें ज आधा है अर्थात हम कहें व्यंजन है, तो इसकी जगह आधा होगा और यहां पर शब्द बनेगा सज्जन। ऐसे ही देखो हरीश प्लस सेते, हरीश प्लस सेते दंते शकार है, हमें चेंज दंते शकार और त वर्ग में ही करना है। तो दंते शकार है, दंते शकार के स्थान पर, क्योंकि पीछे देखिए अगर पीछे यहां पर मूर्धन्य शकार होगा जो आगे हम संधि पढ़ेंगे ष्टुतु संधि, तो फिर ये चेंज मूर्धन्य शकार में होगा, लेकिन पीछे कौन सा श है, तालव्य श है, तो ये जो श है ये भी जो है तालव्य श में बदल जाएगा और आपके जो शब्द बनेगा वो बनेगा हरि शेते। आगे देखिए अगला उदाहरण विपद प्लस जालम, वही तृतीय वर्ण है, त वर्ग का तृतीय वर्ण है द और पीछे च वर्ग है च छ ज ज, तो च वर्ग है पीछे और आगे है तृतीय वर्ण, तो हम च वर्ग का तृतीय वर्ण ही आदेश करेंगे। तो यहां पर द है तो ये विपद और च छ ज, इसके स्थान पर ज कर देंगे और शब्द बन जाएगा विपद जालम। अगला उदाहरण शरद प्लस चंद्र, अब यहां पर देखिए तृतीय वर्ण है, पीछे च वर्ग है, च वर्ग जो है ये पहला वर्ण है, अतः ये यहां पर चरत्तु संधि का अधिकार आ रहा है और चरत्तु संधि का अधिकार आने के कारण ये जो शरद है ये हो जाएगा, हम कहें शरत प्लस चंद्र। अब ये शरद प्लस चंद्र होने के कारण प्रथम वर्ण है, तब इसको प्रथम वर्ण होगा, हम डायरेक्ट इस तृतीय वर्ण को अगर आदेश करेंगे तो तृतीय वर्ण होगा, परंतु अब प्रथम वर्ण होगा और हमारे पास जो शब्द बनेगा वो बनेगा शरद चंद्र, शरद चंद्र। अब देखिए यहां पर यज और न, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हमें परिवर्तन सिर्फ त वर्ग या दंते शकार में करना है, तो यहां देखें यहां पर है, यहां पर जो त वर्ग है वो पीछे है, पीछे वो आगे हो, तो यहां पीछे है त थ द ध न, परिवर्तन हमें इसमें करना है और आगे है यज, इसमें तो यज प्लस न, तो ध्यान रहे ये जो यज है प्लस न की जगह होगा ये एक जो आपने जो शब्द पढ़ा होगा ये जो शब्द है वो ज और आपके ये से बनता है, तो जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारे पास जो शब्द बनेगा वो बनेगा यज्ञ, यज्ञ। यहां पर न के स्थान पर क्या हुआ, ये हुआ च वर्ग का पंचम वर्ण। इसी प्रकार रामस प्लस सेते, श है, स के स्थान पर हम आराम से इसमें तालव्य श कर देंगे और शब्द बन जाएगा रामस शेते। ऐसे सत प्लस चरित्रम, पहला वर्ण है त को च करेंगे और च करने पर बनेगा सचरित्रम, सचरित्रम। ऐसे उद प्लस ज्वल, अब यहां पर देखिए तृतीय वर्ण है, इसको डायरेक्ट तृतीय वर्ण होगा और यह शब्द बनेगा उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। यह शब्द कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसका संधि विच्छेद और संधि युक्त पद। सत प्लस छात्र, अब यहां त है प्रथम वर्ण है, इसलिए प्रथम को च वर्ग का प्रथम वर्ण होगा च और शब्द बनेगा सत छात्र। सारगिन प्लस जय, अब देखें यहां पर ये पंचम वर्ण है, न है, ये त वर्ग का पंचम वर्ण है, त थ द ध न, तो इसको च वर्ग का पंचम वर्ण च छ ज झ ये आदेश होगा और शब्द बनेगा आपके शार्गिन सारगिन और ये जय, शब्द बनेगा सारगिन जय। इस प्रकार देखें हमने जाना स्तुतु संधि, स्तुतु संधि जो कहती है स्तो इश्चुनाश्चु, स्तो स और त वर्ग इसमें शामिल है के पश्चात स या च वर्ग, यानी पूर्व में भी यदि आ हो स या च वर्ग तो फिर श और त वर्ग के स्थान पर तालव्य श या फिर च वर्ग का वर्ण आदेश होंगे। दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार आदेश करना है
और जो त वर्ग है त थ द ध न, उनके स्थान पर क्रमशः च वर्ग च छ ज झ न आदेश करना है, हमें देखना है। और परिवर्तन जो करना है, अर्थात मैंने पहले कहा विकार को ही परिवर्तन कहेंगे, परिवर्तन जो करना है वो दंते शकार तथा त वर्ग में होगा, न कि तालव्य शकार व च वर्ग में। तालव्य और शकार और च वर्ग तो हमें देखना है कि ये आगे या पीछे, और यदि वो है तो उसके कारण फिर हम परिवर्तन करेंगे। जब से हमने देखा सत प्लस चित, तो यहाँ पर च वर्ग है, च वर्ग होने के कारण हम त में परिवर्तन करेंगे और शब्द बनेगा सच्चित। ऐसे ही सज्जन, सज्जन यहाँ पर तृतीय वर्ण था, सद द, तो हमने तृतीय वर्ण बनाया ज। अब देखिए शरद प्लस चंद्र जो था, इसमें यहाँ पर तृतीय वर्ण है, हम डायरेक्ट यहाँ पर ज नहीं बना सकते क्योंकि शब्द बनता है शरद, शरद चंद्र। अब हमें यदि ये शरद, तो इससे पहले यहाँ पर चरतु संधि हुई, चरतु संधि से जो तृतीय वर्ण था ये पहले वर्ण में बदला, और बदलने के बाद फिर हमने शब्द बनाया शरद चंद्र। इसी प्रकार यज्ञ, इसी प्रकार रामस्यते आदि जो उदाहरण है ये हमने कंप्लीट की। आप इसका भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्यंजन संधि की जो दूसरा कहें संधि जो है अष्टुतु संधि। अष्टुतु संधि इसका सूत्र है इष्टु नाष्टु, इष्टु नाष्टु, परंतु हम पूर्व सूत्र से जो इस्तो इष्टु नाष्टु था वहां से हम इस्तो को लेंगे, क्योंकि यहां पर भी इस्तो को काम है। यहां पर भी जो परिवर्तन होगा वह श दंते शकार तथा त वर्ग तथा ददन के स्थान पर ही होगा, परंतु अब परिवर्तन जो होगा, अब परिवर्तन होगा मूर्धन्य श तथा ट वर्ग में। तो देखिए कि इष्टुतु संधि इष्टु नाष्टु कि दंते श अथवा त वर्ग त थ द ध न का मेल मूर्धन्य श, देखिए वहां पर इससे पूर्व जो मेल हो रहा था इष्टुतु संधि में वो आपके तालव्य श से हो रहा था। जब तालव्य श से योग होगा, मेल होगा, तो तालव्य श होगा, और मूर्धन्य श से होगा तो मूर्धन्य श होगा। तो दंते श अथवा त वर्ग त थ द ध न का मेल जब मूर्धन्य श अथवा ट वर्ग ट ठ ड ढ न ट ठ ड ढ ण से हो तो दंतेश, दंतेश के स्थान पर तो हो जाएगा मूर्धन्य श, और त वर्ग के स्थान पर क्रमशः ट वर्ग, त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, तो त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग क्रमशः आदेश हो जाएंगे। यदि हम इसे आसानी से समझें तो श त वर्ग त थ द ध न प्लस या आगे या पीछे, ध्यान रहे इसमें मैंने यहाँ पर पीछे लिख रखा है, लेकिन मेल आगे हो या पीछे हो। यदि दंते शकार और त वर्ग का से मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का मेल हो, चाहे वो आगे हो मूर्धन्य शकार या ट वर्ग आगे हो या पीछे हो, तो मेल होने पर हमें परिवर्तन किस में करना है, दंते शकार और त वर्ग में परिवर्तन करना है। और दंते शकार जो है वो मूर्धन्य शकार में बदल जाएगा, त ट में बदल जाएगा, थ ठ में बदल जाएगा, द ढ में बदल जाएगा, ध ढ और न अण में। तो ये जो परिवर्तन होगा सूत्रानुसार ये परिवर्तन होगा, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए जैसे तत् प्लस टीका, तो पहली चीज हमें देखना है कि त श व त वर्ग कहाँ है, फिर उसका मेल किससे हो रहा है। यदि उसका मेल दंते शकार और च वर्ग से हो रहा हो तो हम मूर्धन्य, तो फिर हम उसके स्थान पर तालव्य शकार जो मेल हो रहा हो, जैसे हम कहें कि यहाँ पर त है दंते शकार, अब इसका मेल किससे हो रहा है, ट वर्ग से हो रहा है। जब ट वर्ग से हो रहा है तो फिर हम इसको भी उसी में परिवर्तित कर देंगे। कहने का मतलब है जो जैसा हो उसके अनुसार अपने आप बदल जाए। तो देखिए त है, त को यहाँ पर प्रथम वर्ण है तो ट वर्ग का प्रथम वर्ण होगा ट, तो हम त को ट में बदलेंगे और हमारे पास जो शब्द बनेगा वो बनेगा तट्टिका, तट्टिका। ऐसे देखिए रामस, यहां पर दंते शकार है लेकिन बाद में देखें तो मूर्धन्य श है, तो फिर ये दंते श है, ये भी मूर्धन्य श में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा राम षष्ठ, राम षष्ठ। देखिए कृष प्लस न। अब यहां पर देखिए कि जो त वर्ण था वो आगे था, यहां पर दंते श आगे था, लेकिन यहां पर देखिए त वर्ण पीछे आ गया, तो हमें परिवर्तन त वर्ण में ही करना है, त वर्ग में करना है या दंतेश में करना है। तो अब आगे देखें आप मूर्धन्य श है, तो ये जो न है ध्यान रहे कि ये नहीं कि इधर मूर्धन्य श है तो हम इसको श बनाए, नहीं, परिवर्तन किस में करना है, इसमें। तो इसको देखेंगे कि कौन से वर्ण पर है, ये 5वें क्रमांक का है त थ द ध न, तो इसको ट वर्ग के 5वें वर्ण में बदलेंगे ट ठ ड ढ अण, और शब्द हमारे पास बनेगा कृष्ण,
कृष्ण, न के स्थान पर अण हो गया और शब्द बना कृष्ण। ऐसे देखिए पेश, पेश इधर पीछे त वर्ग है, इसको बदलेंगे, त है प्रथम वर्ण है तो ये ट में बदलेगा और शब्द बनेगा पेष्टा। ऐसे देखिए धुष, पीछे त वर्ग है, परिवर्तन हमें पीछे करना है त वर्ग में, और त वर्ग में त है प्रथम वर्ण है तो इसको ट वर्ग का प्रथम वर्ण बनेगा ट और शब्द बनेगा दुष्ट। इसी प्रकार श्रीष प्लस ती, ती यहां पर जो ती है अब ये त वर्ग में है तो हम इस त वर्ग का जो प्रथम वर्ण है त, इसको बना देंगे ट वर्ग का प्रथम वर्ण और शब्द बनेगा सृष्टि, सृष्टि। इसी प्रकार आकृष्ट प्लस त, इस त को हम ट में बदलेंगे और शब्द बनेगा आकृष्ट, आकृष्ट। इसी प्रकार वृष प्लस ती, तो यहां पर आगे मूर्धन्य सकार है परंतु पीछे त वर्ग है, त वर्ग को बदलेंगे, क्रमशः बदलेंगे, त को ट में बदलेंगे और शब्द बनेगा वृष्टि। इसी प्रकार दृश्य है, पीछे त है, इस त को बदलेंगे ट में और शब्द बनेगा दृष्टि। इसी प्रकार ईश, पीछे त है, त को बदलेंगे ट में और शब्द बनेगा ईस्ट। अब इसमें कहीं अपवाद भी आते हैं परंतु आपके जो 10वीं बोर्ड क्लास है जिसमें अपवाद की जो संभावना है या हम कहें कि नहीं दे रखे हैं, उन्होंने स्तुत और स्तुत जो संधि है वो स्पष्ट सी आपको दे रखी है और वही वहां पर पूछा जाएगा। तो अपवाद वगैरह और इससे जो डीपली है वो जब हम कंपटीशन की कक्षाएं पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल फिर अंदर तक उसका अध्ययन करेंगे। अब आप ये जो आपके स्तुत संधि है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात अब हम व्यंजन संधि हल संधि का जो तीसरी आपके पाठ्यक्रम में है जसत्व संधि, इसको प्रारंभ करते हैं। जसत्व संधि आपके पाठ्यक्रम में सीधा है प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में बदलना। तो जसत्व संधि सूत्र झलाम जशो अंते अर्थात पदांत, पदांत अर्थात पद के अंत, पूरा जो पद है उसके अंत में यदि झल वर्ण आता हो, झल वर्ण, झल वर्ण में देखिए वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण, अर्थात हम कहें वर्गों के पहले कचट तप, खचट तप, गजड़ दब और घजड़ दब, ये वर्गों के पहले दूसरे और तीसरे और चौथे वर्ण हो तथा श श श और ह, इनमें से भी कोई, ये सारे जो वर्ण हैं ये झल में शामिल होते हैं, झल प्रत्याहार में। तो इन वर्णों में से कोई भी वर्ण आगे हो और उसके बाद में पंचम वर्ण और ये व र ल ह को छोड़ करके कोई सा भी स्वर अथवा कोई सा भी व्यंजन हो तो फिर हम आगे जो वर्ण है पहला दूसरा या जो भी है उसको हम तृतीय वर्ण में बदल देंगे, अर्थात उसको जस जब गड़ द उसको हम तृतीय वर्ण में बदल देंगे। देखिए कैसे कि पदांत पद का अंत जो है झल वर्णों के स्थान पर, झल यहां पर नीचे स्पष्ट कर दिया है, झल वर्ण में क्या क्या होंगे, झल वर्णों के स्थान पर जस यानी कि तृतीय वर्ण जबगढ़ दस जो है वर्ण आदेश हो जाते हैं, परंतु झल के बाद में जब झल वर्ण है इनके बाद में पंचम वर्ण यानी कि यम गणनम तथा ये व र ल और ह, इनको छोड़ करके कोई भी स्वर अथवा व्यंजन होना आवश्यक है। दूसरी इसमें देखें तो आपको बताएं इसे आपके पाठ्यक्रम में पहले वर्ण के स्थान पर जो है तृतीय वर्ण आदेश होगा, लेकिन हम यदि सूत्र की देखें या पूरे नियम की बात करें तो क ख ग घ और ह अगर ये वर्ण हैं आगे तो इनके स्थान पर ग होगा। च छ ज झ और श जो कि आपके तालव्य श है तो इसके स्थान पर ज होगा। ट ठ ड ढ और श मूर्धन्य शकार यदि है और तो इसके स्थान पर ड होगा। ऐसे त थ द ध अर्थात अंतःसकार को ध प फ ब भ इनमें से कोई वर्ण होगा उसके स्थान पर होगा ब। तो अब इधर देखें, हम कुछ उदाहरण से इसको समझे तो ये आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा। उदाहरणों को ध्यान से समझे और इनको आप बार बार अभ्यास करें। देखिए जैसे वाक प्लस ईश, पीछे देखिए स्वर है यानी कि पंचम वर्ण और ये व र ल और ह नहीं है, उसके तृतीय स्वर है और आगे क है, क जो कि प्रथम वर्ण है। तो इस ई के कारण इस जो प्रथम वर्ण है इस प्रथम वर्ण को हम तृतीय वर्ण में बदलेंगे इसी के वर्ग के तृतीय वर्ण में। तो क है, इसी के वर्ग का तृतीय वर्ण होगा क ख ग, तो ये बन जाएगा वाग प्लस ईश, ईश। अब यहां पर ग जो व्यंजन है आधा है, जब इसमें बड़ी की मात्रा मिलाएंगे तो ये बन जाएगा वागीश, वागीश।
इसी प्रकार च है और पीछे अ स्वर है, च के स्थान पर इसी के वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश होगा ज और शब्द बन जाएगा अजंत। अजंत अर्थात अच अंत, जिसके अंत में स्वर हो उसको कहते हैं अजंत। दिक प्लस गज, यहां पर ग है, तृतीय वर्ण है, तो इसको ना हम देखें, आगे देखिए क है तो क को हम तृतीय वर्ण करेंगे और ये बन जाएगा दिग्गज। दिग्गज। ऐसे ही जगत त है, त को इसी के वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश करेंगे और ये त के स्थान पर जाएगा द, द में जब ई मिलाएंगे तो ये बन जाएगा जगदीश। यहां पर देखिए तत् प्लस औषधम, यहां पर त है, त के बाद औ है, त को हो जाएगा द, ये द और इसके औ की मात्रा लगा देंगे और ये बन जाएगा तदोषधम। तदोषधम। ऐसे ही जगत प्लस अंबा, पीछे स्वर है, आगे त है, त का तृतीय वर्ण होगा द, ये द और जब इसमें अ मिलेगा तो ये द पूर्ण हो जाएगा और शब्द बनेगा जगदम्बा। ऐसे प्राग प्लस ऐतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक है तो प्राग क है, क को होगा ग, ये ग आधा है लेकिन जब इसमें ऐ की मात्रा मिलाएंगे तो ये पूरा हो गया और शब्द बना प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक। ऐसे ही सट प्लस आनन, आनन यानी शीश, तो यहां पर सट ट है तो इसी के वर्ग का ट ठ ड, ड हम कर देंगे और ये ड आधा, आ मिलेगा और ये पूरा होगा और शब्द बनेगा षडानन। इसी प्रकार चित प्लस आनंद, त है तो त थ द, द हम इसको करेंगे और ये ची द, फिर आ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा चिदानंद। चिदानंद। ऐसे दिक दर्शनम, क है, क को तृतीय वर्ण होगा तो क ख ग, तो ये दी आधा ग और पीछे दर्शनम, दिग्दर्शनम। दिग्दर्शनम। चित, यहां पर देखिए त है तो तृतीय वर्ण होगा त थ द, तो यहां हो जाएगा चिद और रूपम, ये दादा है चिद रूपम। इसी प्रकार वाक प्लस दानम, क है और क के स्थान पर हम क ख ग करेंगे और ये हो जाएगा वाग दानम। वाग दानम। अब वहां पर यदि वो हमें ऐसा दे देता है यानी कि बना हुआ शब्द देता है और हमसे कहता है संधि विच्छेद करना है, तो कहने का मतलब हम जब बीच में देखेंगे, यदि देखिए आप यहां पर सब जगह आपको तृतीय वर्ण मिलेगा और यदि वो पूर्ण शब्द दे रहा है और हमें तृतीय वर्ण दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए तृतीय वर्ण को आपको प्रथम वर्ण में बदलना है, उसी के वर्ग का प्रथम वर्ण में। और यदि जब हम चरत्तु संधि में चलेंगे और प्रथम वर्ण दिख रहा है तो प्रथम वर्ण को उसी के वर्ग के तृतीय वर्ण में जब बदलेंगे तो हो जाएगी जसत्व संधि और तृतीय वर्ण को जब प्रथम वर्ण में बदलेंगे तो हो जाएगी चरत्तु संधि। तो यहाँ प्रथम वर्ण को हमने तृतीय वर्ण में बदला जसत्व संधि और इसके बाद जब हम तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण में बदलेंगे तो वो होगी चरत्व संधि। तो यहां पर एक बार फिर देखें, वाग प्लस इस वागीस, अच प्लस अजंत, दिग प्लस गजा दिग्गज। यदि हम पीछे से लें तो देखिए आप यहां पर तृतीय वर्ण है द, तो हम जब तोड़ेंगे इसको तो तृतीय वर्ण है द, तो इसका प्रथम वर्ण क्या होगा त, तो हमने इसको पहले तोड़ा और ये बन गया तत्। तत्पश्चात जब हमने त इसमें से निकाल लिया तो औ बचा, पीछे शब्द बचा औषधम। ऐसे यदि हम कहें षडानन, तो षडानन में हमने देखा तृतीय वर्ण क्या है, ड कौन सा वर्ण है, तृतीय वर्ण है, तो ड का प्रथम वर्ण क्या होगा ट, तो हमने इसको लिख दिया षट। षट आधा निकाला है तो इसमें से आ बचा, आ बचने के पश्चात हमने पीछे लिख दिया आनंद। तो हम कहें कि चाहे हम संधि युक्त पद से संधि विच्छेद करना हो और संधि विच्छेद से संधि युक्त पद बनाना हो तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका जसत्व संधि का जो द्वितीय भाग है उसको भी हम देखते हैं। अब बात करते हैं हम जसत्व संधि के भाग दो। जसत्व संधि का जो भाग दो है झलाम जस जसी, होना इसमें भी तृतीय वर्ण आदेश है, लेकिन अब किसके स्थान पर होना है। पहले हमने प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश किया था, लेकिन यहां पर थोड़ा रूल है। और पहले जो हमने बात की थी वो बात की थी पदांत, अर्थात पद पूरे अंत, पदांत जो है वो अंत होने पर। लेकिन यहां पर जो है इसमें बात करेंगे अपदांत। अपदांत अर्थात पद के मध्य में, अपदांत यानी पद के मध्य में। तो अपदांत यानी कि पद के मध्य में यदि झल वर्ण हो तो उसके स्थान पर जो है जस यानी कि तृतीय वर्ण हो जाता है, परंतु पद के मध्य में जो झल वर्ण है उसके पश्चात, परंतु उसके पश्चात क्या हो, झस वर्ण होना चाहिए। झस यानी कि वर्गों के तृतीय और चतुर्थ वर्ण,
यानी कि तृतीय चतुर्थ वर्ण जब गढ़ दस या फिर झ भ घड़ धस। तो ये जो तृतीय और चतुर्थ वर्ण यदि हैं तो फिर हम झल के स्थान पर, यानी कि जो पहले जो वर्ण है, प्रथम वर्ण है, पहले नंबर पर जो वर्ण आते हैं झल, उन झल के स्थान पर हम जो है जस कर देंगे, अर्थात तृतीय वर्ण आदेश कर देंगे। तो जसत्तु संधि का नाम ही जस से है, अर्थात तृतीय वर्ण आदेश करना है। लेकिन पहला जो इसका भाग था उसमें हमने वर्गों के पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आदेश किया। लेकिन यहां पर जो है अब थोड़ी परिस्थिति चेंज है और हम वर्गों के जो चतुर्थ वर्ण है उस चतुर्थ वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश करेंगे। देखिए, जैसे हम बात करें, उदाहरण देखें, लब, लब में भ है, प फ ब भ चतुर्थ वर्ण है, पीछे ध है, यानी कि ध जो है त थ द ध, ये भी चतुर्थ वर्ण है। तो अब हम इस भ को, ध्यान रहे, पहले वाले वर्ण को जो पूर्व में है उस वाले वर्ण को हमें तृतीय वर्ण में बदलना है। तो भ इसी वर्ग के तृतीय वर्ण में बदलेगा, तो ये बदलेगा प फ ब, ब में बदलेगा तृतीय वर्ण में और शब्द बनेगा लब्ध, लब्ध, लब्ध। ऐसे भ है, ये भी तृतीय वर्ण में बदलेगा और शब्द बन जाएगा लुब्ध, लुब्ध। ऐसे बुध प्लस धी, अब ये जो ध है, पूर्व वाला जो ध है, ये द में बदलेगा और शब्द बनेगा बुद्धि। ध्यान रहे, ऐसे जो भी संयुक्त वर्ण आपको नजर आए और नजर आने पर जो आपको यहां पर ऊपर जो पूर्ण नजर आ रहा है वो हमेशा आधा होता है, और जो आधे नीचे आपको ध से धनु से ही आधा नजर आ रहा है ये पूरा होगा। तो हम कहें कि जो ई की मात्रा है ये द के लगी हुई नहीं है, ये मात्रा ध के लगी हुई है। इस प्रकार कहीं भी जो वर्ण आपको मिलते हो तो जो लटका हुआ है अर्थात जो नीचे है वो वर्ण पूर्ण है, जबकि जो ऊपर आपको पूर्ण दिखाई दे रहा है वो आधा वर्ण है। देखिए यहाँ पर ध के स्थान पर हमने द किया है तो ध आधा है, तो द भी आधा है, परंतु ध पूरा है, इसमें छोटा ई की मात्रा मिली हुई है, ये पूरा है। लेकिन जब हम देखते हैं तो ये हमें इसमें आधा नजर आता है। इसी प्रकार देखें सिद्धि, यहां पर ध है, ध को द होगा और यह बन जाएगा क्रुद्ध, क्रुद्ध। ऐसे ध है, ध को द होगा और शब्द बनेगा युद्ध, युद्ध। ल भ, भ है, भ का तृतीय वर्ण होगा ब और शब्द बनेगा लब्धवा, लब्धवा। ऐसे ही घ, घ से घड़ी है, घ तो इसका तृतीय वर्ण होगा ग, तो ग से बनते पर यह शब्द बनेगा दुग्धम, दुग्धम। तो जसत्तु संधि में हमने तृतीय वर्ण आदेश किया, पहला जो भाग था उसमें पहले वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश किया और यहां पर हमने चतुर्थ वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश किया। ऐसे आपके पाठ्यक्रम में पहले वर्ण को तृतीय वर्ण बनाना और तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण बनाना है, परंतु फिर भी ये इसका भाग था, ये हमें जानना आवश्यक है। वो कहीं अगर इनमें से भी कोई उदाहरण वहां पर आपको दे देता है परीक्षा में तो हम घबराने की जरूरत नहीं है, और हम चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण में बदल करके और इस प्रकार से जो है शब्द बना देंगे। और हमें यदि चतुर्थ वर्ण के साथ तृतीय वर्ण नजर आ रहा है तो जो तृतीय वर्ण है जब उसको संधि विच्छेद करेंगे तो बीच वाला जो तृतीय वर्ण है उसको तो हम चतुर्थ वर्ण में बदल देंगे और पीछे का जो वर्ण है उसको वैसा का वैसा ही रखेंगे और बड़ी आसानी से हम जो है जसत्तु संधि का जो भी प्रश्न होगा उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं चरत्तु संधि। अब बात करते हैं हम आगे जो व्यंजन संधि, उसकी अगली संधि चरत्तु संधि। चरत्तु संधि अर्थात तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण आदेश करना, यह होगा चरत्तु संधि में। चरत्तु संधि में खरीच है, सूत्र आता है इसका खरीच है, ऐसे आपसे सूत्र पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ जानकारी के लिए खरीच है। होता क्या है कि झल प्रत्याहार अर्थात झल वर्ण, झल झबय गड़दस जब गड़दस खप चटत चटतो कपय सर हल, तो यानी कि कहें हम कि वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण तथा श श श ह ये वर्ण आगे हो, इनके पश्चात खर वर्ण होना चाहिए। खर, खर का मतलब ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श शर अर्थात वर्गों के पहले वर्ण, वर्गों के द्वितीय वर्ण तथा श श और दंत्य शकार श। यदि झल वर्णों के बाद खर वर्ण यानी कि हम कहें वर्गों के पहले दूसरे तीसरे श श श के पश्चात यदि वर्गों के पहले दूसरे वर्ण श श श आते हों तो फिर जो झल है यानी कि पूर्व वाला जो वर्ण है उस पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर चर वर्ण आदेश हो जाएगा। चर का मतलब है आपके वर्गों के पहले वर्ण,
वर्गों के प्रथम वर्ण आदेश हो जाएंगे। यहां हम समझें कि झल वर्णों के बाद कोई खर वर्ण हो तो झल वर्ण को चर वर्ण अर्थात उसी के वर्ग का प्रथम वर्ण जो है वो आदेश हो जाता है या उसमें वो बदल जाता है। कुछ उदाहरण हम देखें ताकि ये जो परिभाषा है, ये जो नियम है, ये हमें समझ में आए। देखिए, सबसे पहले आगे जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा वर्ण हो, लेकिन ज्यादातर हमें मिलेंगे जो तृतीय वर्ण मिलेंगे, चतुर्थ भी मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तृतीय वर्ण मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो पाठ्यक्रम में दे रखा है तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण में बदलना। तो देखिए, तृतीय वर्ण है यहां पर, जैसे सद, ये द, पीछे पहला वर्ण और दूसरा वर्ण होना चाहिए, क है, ये क वर्ग का पहला वर्ण है, तो इस वजह से ये बिल्कुल सही है। तो अब ये द है, अब इसको हमें द को इसी के वर्ग के प्रथम वर्ण में बदलना है, और द तृतीय वर्ण है, इसका प्रथम वर्ण होता है त, और शब्द भान हमारे पास बनेगा सत्कार। सत्कार। इसी प्रकार वृक्षाद प्लस पत्ती, द है, त होगा, तो यहां पर बन जाएगा वृक्षात पतति। ऐसे विपद प्लस काल प्रथम वर्ण है और तृतीय वर्ण है, तृतीय को प्रथम में बदलेंगे तो ये बन जाएगा विपत कालः संसद सत्रम। अब देखिए, पीछे स है, यहां पर हमने कहा था कि वर्गों का पहला दूसरा वर्ण हो या स, तो यहां पर देखिए श है, तो ये श होने के कारण द है, प्रथम वर्ण में बदलेगा और ये हो जाएगा संसद सत्रम। इसी प्रकार उद प्लस क्षिप्त। अब ये जो क्षिप्त है, तो श से क्षत्रिय जो है, ये जो श से क्षत्रिय है, ये इसमें आपके जो प्रारंभ में क्या आएगा, क से बनता है, और क क्या है, प्रथम वर्ण है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि श है जो क्षत्रिय है, ये इसमें आपके जो मिलेगा पहले क्या बनेगा, क और श, क और श से मिलके बनता है अक्ष, यानी कि स क्षत्रिय, तो इसलिए ये हो जाएगा उत्क्षिप्त। उद प्लस तीर्ण। अब यहां पर द को त वर्ण होगा और यह शब्द बनेगा उत्तीर्ण। ऐसे ही द है, द को त होगा तत् सम। ऐसे ही उद है, तो इसको हो जाएगा त, और त पीछे है सर्ग, तो उत्सर्ग। उद प्लस पन्न, ये बनेगा उत्पन्न, और षट प्लस ते, ये बन जाएगा षट प्लस ते। तो यहां पर ये प्रथम वर्ण में हमने बदला चरतु संधि में। तो ये जो दो संधियां हैं, एक जसतु संधि और एक चरतु संधि। जसतु संधि क्या करती है, प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में बदलती है, जबकि चरतु संधि क्या करती है, तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण में बदलती है। तो यदि हमें संधि युक्त पद वो देता है और हमसे विच्छेद पूछता है, और संधि युक्त पद के मध्य में यदि हमें तृतीय वर्ण नजर आता है, तो हम उसे प्रथम वर्ण में संधि विच्छेद करेंगे, तो प्रथम वर्ण में बदलेंगे। और यदि प्रथम वर्ण नजर आता है, जैसे यहां पर है प्रथम वर्ण नजर आ रहा है, तो जब हम विच्छेद करेंगे इसका, तो इस प्रथम वर्ण को हम तृतीय वर्ण में बदल देंगे, और इसके पश्चात जो भी शब्द है उसको पीछे ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। जैसे यहां पर त है, सत, तो हमने त देखा, तो त इसी के वर्ग के तृतीय वर्ण में बदलेंगे। जब विच्छेद करेंगे त को बनाएंगे हम द, और सद पीछे कार है, वो वैसा का वैसा लिख देंगे सत्कार। ऐसे वृक्षाद पद्धति हमें त मिला, तो त को बना देंगे हम द वृक्षाद, बाकी शेष ऐसा का ऐसा ही पीछे विच्छेद में लिख देंगे। इसी प्रकार जैसे विपद है, त है, त तो हम यहां से विपद त को तृतीय वर्ण में बदला द में, और तत्पश्चात पीछे का जो शब्द है वो वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो संधि विच्छेद करने में और संधि बनाने में दोनों में हमें यह ध्यान देना है कि यदि संधि युक्त पद में मध्य में तृतीय वर्ण है, तो संधि विच्छेद करते समय उसको पहला वर्ण बना देंगे, और यदि संधि युक्त पद में जो है प्रथम वर्ण है, तो उसका संधि विच्छेद करते समय पूर्व में हम उसमें जो है तृतीय वर्ण उसको कर देंगे। तृतीय है तो पहला, पहला है तो तृतीय। ये दोनों जो संधियां हैं, इसमें पहले को तृतीय है और चरत्व में आपके तृतीय को पहला करना है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तत्पश्चात हम जो आपके पाठ्यक्रम में व्यंजन संधि की जो अंतिम जो संधि है, अनुस्वार संधि, उसका अध्ययन करेंगे। अब 10वीं पाठ्यक्रमानुसार व्यंजन संधि की जो अंतिम भाग जो है आपके पाठ्यक्रम में, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, अनुस्वार संधि मो अनुस्वार है, अर्थात म के स्थान पर क्या करना है, अनुस्वार। लेकिन कहां पर अनुस्वार करना है, कहां पर नहीं करना है, किस प्रकार करना है, देखते हैं नियम।
यदि पदांत यानी कि पद के अंत में, कोई भी पद है, पूर्ण पद है, उसके अंत में मकार हो, हलंत म, आधा म होना चाहिए हो तो, तथा म के बाद कोई हल हो यानी कि कोई व्यंजन हो, आगे म हो पीछे कोई व्यंजन हो, तो उस स्थिति में हम म के स्थान पर अनुस्वार आदेश कर देंगे, या हम कहें म को हम अनुस्वार में बदल देंगे। जैसे देखिए म है, म के बाद ये हल, कोई सा भी व्यंजन हो सकता है, तो उसको हम अनुस्वार में बदल देंगे। ध्यान रहे जो ये अनुस्वार है, म से पूर्व वाला जो वर्ण होगा उसके ऊपर लगाना है, क्योंकि अनुस्वार हमेशा स्वर के ऊपर लगेगा। तो म तो स्वयं हलंत है, लेकिन इससे पूर्व जो भी वर्ण है वो स्वर युक्त होगा, तो उसके ऊपर ही हमें ये अनुस्वार लगाना है, पीछे नहीं लगाना है। पीछे वाले वर्ण को हमें बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना, पीछे वाला वर्ण जैसा है वैसा का वैसा ही अनुस्वार लगा के और अनुस्वार के बाद जोड़ देना है। परंतु बात आती है कि साहब म के बाद व्यंजन है तो हम अनुस्वार बना देंगे, परंतु यदि म के बाद स्वर हो तो क्या करना है? म के बाद यदि स्वर है तो हमें कुछ नहीं करना है, या तो उसको वैसा का वैसा ही म का म ही रहने देना है। परंतु यदि हम कोई करना चाहते हैं तो फिर म का उस स्वर के साथ संयोग कर देना है, अर्थात उस म को स्वर में मिला देना है। देखिए जैसे यहाँ पर व्यंजन और स्वर दोनों के उदाहरण मैंने लिए हैं, इन उदाहरणों को देखते हैं तो इससे आपका अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी। देखिए जैसे पहला है सत्यम प्लस वध है, सत्यम म है और पीछे वह है यानी कि व्यंजन है, तो ये जो म है इस म को हम, ये सत्य म है, म को हम लगाएंगे अनुस्वार, और अनुस्वार ये बनेगा इससे पूर्व वाले वर्ण पर, क्योंकि इस ये में अ छुपा हुआ है और इस अ के ऊपर ही ये अनुस्वार लगेगा, क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वर पर ही लगता है। चाहे विसर्ग हो तो विसर्ग भी स्वर के पश्चात लगेगा और अनुस्वार भी है स्वर के ऊपर ही लगेगा। तो देखें ये आपके सत्यम और पीछे ऐसा का ऐसा ही जो पीछे का शब्द है वो हम ऐसा लिख देंगे और शब्द बन गया सत्यम वद। ऐसे ही कार्यम है तो ये कार्य म है, म का अनुस्वार बनाएंगे और ये कार्यम और शब्द बन जाएगा कुरु। ऐसे स्वयं वरह तो शब्द बनेगा ये स्वयं, इसको अनुस्वार लगेगा ऊपर और शब्द बनेगा स्वयं वरह। ऐसे त्वम पठति तो ये त्व और ये जो अनुस्वार ऊपर लगेगा और शब्द बनेगा त्वम पठसी, त्वम पठसी। कुशलम ते तो यहां पर देखिए कुशल म है, म को अनुस्वार होगा कुशलम और पीछे ते का ते, कुशलम ते। ऐसे ही लक्ष्मी, अब देखें यहां म है लेकिन पीछे क्या है ए, और ए क्या है स्वर है, तो या तो हम इसको लक्ष्मी प्लस ए प्लस हटा के बीच में से लिख दें, और नहीं तो फिर इस म को हम इसमें मिला देंगे, ये आधा म इसमें ए की मात्रा लगी और शब्द बना लक्ष्मी मेव। ऐसे ही धनम इति तो ये धन म है, पीछे स्वर है तो इसके ई की मात्रा लगा देंगे म के, और धन मिति। इसी प्रकार संप्राप्त, अब यहां पर म है पीछे व्यंजन है, व्यंजन है तो ये स इसके ऊपर लगा दिया अनुस्वार और पीछे प्राप्त है, सम प्राप्त है। इसी प्रकार विषम औषधम तो ये विषम, ये विष, अब यहां म है लेकिन पीछे स्वर है तो या तो इसको ऐसा ही रहने देंगे, नहीं तो फिर म को मिलाएंगे औ में, और म को औ में मिलाते ही इसमें औ की मात्रा लग जाएगी। विषम औषधम। ऐसे ही ग्रहम प्लस गच्छति तो फिर ये बन जाएगा ग्रहम और ये गच्छति, ग्रहम गच्छति। तो देखिए यदि वो हमें इस प्रकार से देता है और हमें वहां अनुस्वार नजर आता है तो हम अनुस्वार के स्थान पर जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा हुआ है उसी वर्ण के स्थान पर आधा म लिख देंगे और उसके बाद जो है प्लस लगाएंगे, और प्लस लगाने के बाद उसके बाद जो भी शब्द है उसका वैसा ही लिख देंगे। जैसे वहां आ गया भाई सत्यम वद संधि विच्छेद कुरु, तो फिर हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में हम देखेंगे कि ये जो अनुस्वार है किसके ऊपर है, ये के ऊपर, तो हम यहाँ पर सत्य लिखेंगे और अनुस्वार को हटा के ये के बाद म लिख देंगे और पीछे जो वद बचा इस वद को प्लस लगा के ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, और संधि का नाम भी वहां पर लिखना होगा तो संधि के नाम में लिख देंगे अनुस्वार संधि, क्योंकि वहां पर जो प्रश्न आपके संधि में से आना है वो 1 नंबर का होगा, एक प्रश्न, 4 प्रश्न होंगे। 1 नंबर के प्रश्न में आधा नंबर आपको दिया जाएगा
संधि करना या संधि विच्छेद करना, और आधा नंबर जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा संधि का नाम बताना। तो अतः आपको संधि भी करना है, संधि विच्छेद पूछे तो संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है। तो इस प्रकार ये जो व्यंजन संधि थी, व्यंजन संधि में आपके 10वीं पाठ्यक्रम में जो 5 जो इसके भाग थे, स्तुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, चरत्व संधि और अनुस्वार संधि, इन 5 संधियों को हमने बिल्कुल आसान तरीके से जानने का प्रयास किया। इस कक्षा को आप जब बार बार देखें और इसका अभ्यास करें, और ये जो यहाँ पर नोट्स दिखाए जा रहे हैं, आप जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, चाहे तो आप इसको आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें देख करके, और सारी ये जो हैं तो चाहो तो आप क्लास देख करके साथ में नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के और आपकी कॉपी में इसको लिख सकते हैं। आपकी जो भी नोटबुक है उसमें आप इसको नोट कर सकते हैं और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। कोई भी परीक्षा में सफलता का सबसे जो अच्छा कोई अगर तरीका है वो है अभ्यास। तो आपको बार बार अभ्यास करना है। अगली कक्षा में, आज की कक्षा यही व्यंजन संधि की होगी, अगली कक्षा जो अपनी होगी वो होगी आपके संधि का जो दूसरा भाग है विसर्ग संधि। तो अगली कक्षा में हम जानेंगे विसर्ग संधि को। धन्यवाद।